प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रांस के राजा लुई 16वां ने राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए जनता पर कर लगाया, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो गया। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस के क्रांति को समझते हैं। और जो क्रांति की शुरुआत है ये, उसमें आप फ्रांस की क्रांति के तत्कालिक कारण को भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथियां देखिए। 1774 में ये है, 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। उस समय खजाना, जो सरकारी खजाना था, वो खाली हो चुका है। फिर इसके बाद 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला होता है। देहात में किसानों का विद्रोह होता है। फिर इसके बाद 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनता है। और इस तरह से अन्य भी तिथियाँ दी गई हैं। तो आपको आगे बढ़ना है कि फ्रांस में कर कैसे लगता था। तो जो प्राचीन राजतंत्र था फ्रांस में, जो बहुत पहले था, पुराना राजतंत्र, उसमें फ्रांसीसी सम्राट को अपनी मर्जी से कर लगाने का अधिकार नहीं था। इसलिए वो स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर और उस प्रतिनिधि सभा से अपने करों की मंजूरी लेता था। तो जो प्रतिनिधि सभा थी, स्टेट्स जनरल था, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यानी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट आपने पढ़ा था, तीनों स्टेट की मीटिंग उसमें होती थी। और इसके पहले जो है 1614 ईस्वी में इस तीनों स्टेट की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें कर लगाया गया था। उसके बाद जो है 1614 के बाद फिर 5 मई 1789 को नए कर लगाने के लिए राजा ने इन तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाया और प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया भी गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो कि आमने सामने की कतारों में बैठे हुए थे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत जो समृद्ध और शिक्षित वर्ग लोग थे वो कर रहे थे, यानी गरीब लोग उसमें नहीं थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से जो भी उनकी डिमांड्स थी, जो शिकायतें थीं, वो सारी चीज़ें जो है एक सूचीबद्ध तरीके से तृतीय स्टेट के लोग वहाँ पर लेकर गए हुए थे, यानी जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक वर्ग को। प्रत्येक वर्ग कौन था? एक वर्ग था पादरी का, प्रथम स्टेट। दूसरा जो है कि द्वितीय स्टेट था जिसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और थर्ड स्टेट जिसमें किसान, कारीगर, व्यवसायी, व्यापारी हैं और नौकर इत्यादि आते थे। तो पुराने नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक एक वोट देने का अधिकार था। तो एक एक वर्ग, यदि 3 वर्ग है, 3 वोट यदि मिलता है तो उसमें क्या होगा? 2 वर्ग जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि तीसरा वर्ग तो का प्रतिनिधित्व तो बेशक अधिक लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका मत तो एक ही होता। तो ऐसे में जो है यदि देखा जाए
तो हमेशा प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो चाहते थे वही होता था। लेकिन इस बार जो है, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका मतदान होना चाहिए, कि कर लगाया जाए ना लगाया जाए, कितना लगाया जाए कितना नहीं लगाया जाए। तो यह चूँकि इन लोगों ने जो सजेशन दिया था कि सभी लोग वोट दें, वो जो है कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसमें रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो यह जब तीसरे स्टेट के लोगों ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि सभी को एक एक मत देना चाहिए, तो सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब उसका क्या परिणाम हुआ कि तीसरे स्टेट के लोग नाराज़ होकर के उस सभा से, उस मीटिंग से बाहर चले गए। और तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो खुद को, अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानने लगे। और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम ही राष्ट्रीय सभा हैं। इसमें कोई जो है कि प्रतिनिधि सभा का कॉन्सेप्ट है नहीं है, वही राष्ट्रीय सभा है। और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार किया जाएगा, तब तक असेंबली, यानी ये जो राष्ट्रीय असेंबली है, नेशनल असेंबली, वो भंग नहीं होगी। और ध्यान दीजिए एक प्रमुख बात यहाँ पर कि इस तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व कौन कर रहा था। ये तीसरे स्टेट के लोग नहीं कर रहे थे। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट में जो अच्छे उदार विचारों वाले लोग थे वो कर रहे थे। जैसे कि मिराबियो, तो मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। अब आवेश ये भी जो है, देखिए ये नेता थे उसमें, और ये मूलतः पादरी थे। और उन्होंने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, पैम्फलेट लिखी थी। और जिस वक्त नेशनल असेंबली अपना संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। और कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर जमाखोरी में लगे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। और याद करिए, जो आप पहले वीडियो में पहले पेज से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, वहीं पर फिर से जाइए और देखिए ये सारी परिस्थितियाँ बनी। और जो गुस्साई हुई भीड़ थी उसने 14 जुलाई 1789 को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया उसे। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों, लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल और बेलचा आदि लेकर के जो ग्रामीण किले थे उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। अन्न भंडारों को वो लूट लिए, लगान संबंधित दस्तावेजों को राख कर दिए, और जो कुलीन और थे बड़ी संख्या में वो अपनी जागीर छोड़ करके पड़ोसी देशों में भाग गए। तो अपनी विद्रोही प्रजा की इस शक्ति का अनुमान लगा करके राजा ने, यानी लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब वे संविधान का अंकुश होगा, यानी जो संविधान नेशनल असेंबली ने बनाया है वो संविधान को मानते हुए अब वो शासन करेंगे, ये बात मान लिया। और 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने
कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने पर विवश कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा कर लिया, उसे जब्त कर लिया। और इस प्रकार से 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब सोचिए सारे परिवर्तन जो क्रांति के बाद हुए उससे जो है कि कितनी बड़ी संपत्ति पर, जिस पर कि पादरी और कुलीन लोगों का अधिकार था, वो सब देश की हो गई। और देश जो कि भारी कर्जे में डूबा हुआ था उससे ज़्यादा की संपत्ति जो है सरकार के पास आ गई। बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप वर्क है। इसमें कौन कौन सी जगहें आपको जाननी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले है ये ब्रेस्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये पेरिस दिया गया है, इसको भी मानचित्र में आपको भरना है अलग से। फिर एक बंदरगाह है बोर्दो, ये है। यहाँ पर एक नातेस है, इसको भी भरना है, नातेस। और इसी तरह से जो है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्सिल है, इसको भी भरना है। तो ये जो 4-5 जगहें हैं इसको आपको अच्छे से भरना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। बच्चों अब यहाँ तक आपने जो है फ्रांस के कारणों को पढ़ा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पर बता दे रहा हूँ मोटे मोटे में कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। यदि कहीं कोई पूछता है या प्रश्न आता है तो उसका हेडिंग वाइज आप बना करके उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है कि राजनीतिक कारण होगा फ्रांस की क्रांति का, जिसमें राजा की निरंकुशता, उसकी अयोग्यता और अव्यवस्थित जो शासन था उससे फ्रांस की जनता जो है त्रस्त थी। वहाँ का राजा जो है कि जनसाधारण की ओर ध्यान न दे करके अपने शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग भी करता था। और धनी पादरी सामंत एवं उच्च अधिकारी वो सब राजकीय करों से मुक्त थे और फ्रांस के निम्न वर्ग की जनता ही करों से दबी हुई थी। इसलिए जो है जनता ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। दूसरा है आर्थिक कारण जो है, अब लगातार युद्ध के कारण से जो है फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली होता जा रहा था। तो इसके कारण भी जो है कि फ्रांस की जनता में आक्रोश था। सामाजिक कारण तीसरा इसका कारण होगा, जिसमें फ्रांस जो है कि जो फ्रांस का समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और जो प्रथम और द्वितीय वर्ग था वो अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने लगा, उनका चारित्रिक और नैतिक पतन भी हो गया था और ये समाज में केवल घृणा के पात्र बन गए थे। और चौथा कारण जो है लेखकों और दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव, जो कि अति महत्वपूर्ण है। उसमें जॉन लॉक, जॉन जाक और रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचार आपने जो है कि पढ़ा, उसको जानना है। तो ये जो है कि 3-4 कारण यदि मोटे मोटे में आप याद कर लेंगे तो आपको बताने और समझने में आसानी होगी। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा वास्तव में जो है। तो सबसे पहले देखिए कि फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि नेशनल असेंबली ने 1791 में अपना संविधान बनाने का काम पूरा कर लिया, पूरा प्रारूप बन के तैयार हो गया। और इस संविधान को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। यानी राजतंत्र की पूर्ण समाप्ति इसमें नहीं होती है, बल्कि राजा की शक्तियों को सीमित किया गया इस क्रांति के बाद। इसका मतलब कि एक व्यक्ति के हाथ में अब शासन या शक्तियां केंद्रीकृत नहीं होगी, बल्कि इन शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में कर दिया गया और उसे हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार से फ्रांस में
14 जुलाई 1789 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र यानी एक ऐसा राजतंत्र जो कि अब एक बनाए गए संविधान के अनुसार काम करेगा, संविधान के तहत काम करेगा। एक नई जो है कि राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर तय की गई। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये देखिए 3 सरकार के अंग बना दिए गए। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ कमियां हैं, जैसे कि पूरे देश की जनसंख्या को सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में बांट दिया गया। तो यानी मत देने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन मताधिकार प्राप्त लोग जो थे वो सिर्फ वही थे जो कि अच्छा कर देते हों, ज़्यादा कर देते हों और 25 वर्ष की आयु से अधिक हों, तो उनको तो ये अधिकार दिया गया, उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। लेकिन जो लोग जो है कि गरीब थे, उसमें पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं, उनको जो है कि निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। बच्चों को भी निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। यानी सबको जो है कि एक समान अधिकार मतदान का नहीं मिला। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसमें जो है निर्वाचक मंडल का चुनाव किया गया, जिसमें 50,000 पुरुष जो है कि हुआ करते थे और इस सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुने जाते थे। फिर इसके बाद ये निर्वाचक मंडल जो है नेशनल असेंबली का चुनाव करता था, और यही निर्वाचक मंडल जो है न्यायपालिका का भी चुनाव करता था। और कार्यपालिका कौन था? सम्राट था। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कि जो विधायिका थी उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण था, यानी कि जो चुने हुए लोग थे वो राजा को नियंत्रित कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है कि यही चुने हुए लोग मंत्रियों को भी नियंत्रित कर रहे थे। और इस तरह से जो है कि यहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित की गई। अब इसमें थोड़ा और भी चीज़ें देखना है आपको कि इस संविधान के अनुसार पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी बनाया गया। यह एक चित्र है जो कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के लिए 1719 में। इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी देखिए। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, ये पहली घोषणा थी। और दूसरा जो है हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। इसी तरह से समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हुई हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार किया जा सकता है या नज़रबंद। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद हैं। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये सारी घोषणाएं जो है क्रांति के बाद की गई वहाँ की जनता के लिए, देश के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रांति के पश्चात राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। वहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भी बन गई। अब संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सक्रिय और निष्क्रिय। सबको अपना शासक चुनने का
या अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए जो है कि बहुत सारे जो चिंतक थे, जो वहाँ के जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, वो जो है कि इससे खुश नहीं थे और उन्होंने कुछ आशंकाएं व्यक्त की इस क्रांति और क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुए थे उस पर। इसमें एक नाम आता है क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा का, जिन्होंने अपने अखबार लाम द पीपल, जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, देखिए, बहुत ही रोचक टिप्पणी है कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का काट प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। यानी कि क्रांति तो हो गई, लेकिन सत्ता वापस जो है पढ़े लिखे जो संपन्न लोग थे, जो धनी लोग थे, उन्हीं के हाथों में आ गई। तो यानी कि पूर्ण राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। लोकतंत्र तभी माना जाएगा जबकि सबकी भागीदारी शासन में हो। तो ऐसा जो है कि देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर कुछ राजनीतिक प्रतीक भी हैं, उनके भी मायने आपको जानना चाहिए। जैसे कि टूटी हुई जंजीरें, ये देख रहे हैं, दांतों को बांधने के लिए इसका प्रयोग होता था। ये जंजीरें टूटी हुई उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, देख रहे हैं आप, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। तो एकता में शक्ति है। ये आप लोग जो है कि स्लोगन भी देते हैं स्काउट गाइड में, एकता में शक्ति है। इसके बाद त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। राजदंड ये शाही सत्ता का प्रतीक है। इसी तरह से अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यह जो है कि सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। और लाल फ्राइजन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। इसी प्रकार से नीला, सफ़ेद, लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। फिर आप देखिए डैनों वाली स्त्री कानून का ये मानवीय रूप है। ये विधिपट है, यानी कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन ऐसा जो है कि क्रांति के बाद तो देखने को नहीं मिलता है। आपको कुछ क्रियाकलाप इसमें दिए गए हैं जो कि आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी अब जो घटना आप पढ़ेंगे उससे फ्रांस में राजशाही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको पूरा होम असाइनमेंट जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि टॉपिक वाइज आपको नोट्स तैयार करना है। तो जितना आप वीडियो देखते हैं उसका टॉपिक वाइज नोट तैयार करते चलिए। थैंक यू वंस अगेन।